वेलकम स्टूडेंट, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर जो इस यूनिट का है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब इस चैप्टर में हमने टॉर्क यानी बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और हमने साथ ही साथ इनर्शियल कोफिशिएंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा, और हमने जो आइलर्स इक्वेशंस हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा कर लिया है। इससे पूर्व जो लेक्चर है उनमें पढ़ लिया था। आज हम जे और ओमेगा इनको यूज करते हुए एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे पुरस्सरण गति। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है चक्रण करते लट्टू की पुरस्सरण गति, प्रिसिशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। तो आप सभी लोगों ने एक लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। कईयों को तो ये लट्टू को घुमाना भी आता है। जो वास्तविक में जो लट्टू है उसको एक डोरे की सहायता से वो डोरा उस पर लपेटते हैं और फिर उसको स्किलफुली उसको नीचे धागे की सहायता से आहिस्ता से छोड़ देता है, जिससे क्या होता है वो लट्टू जो अपनी कीलक है या पिन पॉइंट है उसके ऊपर वो घूर्णन करता रहता है। अब वास्तव में देखा जाए तो किसी भी पिन पॉइंट के ऊपर उस लट्टू को हम साधारण स्थिति में अगर उसको खड़ा करना चाहें तो वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन जिस वक्त वो स्पिन कर रहा होता है या घूर्णन गति कर रहा होता है तो वो उस कीलक बिंदु के ऊपर अपने आप को स्टेबल रखता है और वो चक्रण करता रहता है। जैसे ही उसके चक्रण करने की स्थिति बंद होती है तो वह नीचे गिर जाता है। तो हम उसी गति पर विचार करेंगे। तो व्यवहारिक प्रेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चक्रण करता हुआ लट्टू अपने कीलक बिंदु वही नीडल पॉइंट जो है उसका पर खड़ा रह सकता है, जबकि चक्रण नहीं करने वाला जो लट्टू है, जो स्पिन नहीं कर रहा है, वह नीचे गिर जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि चक्रण करता हुआ लट्टू न केवल अपने सममित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष चक्रण करता है, वरन कीलक बिंदु से पारित एक आकाशीय ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष पुरस्सरण गति भी करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई जैसे कि टॉप है, ये आपका टॉप है, ठीक है, तो वो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट वो घूर्णन गति कर रहा है, यानी वो इस तरीके से घूम रहा है ना, इस तरीके से वो यूं गोल गोल घूम रहा है। साथ ही साथ ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूर्णन कर रहा है, उस एक्सिस, वो एक इमेजिनरी एक्सिस मान लिया, यहाँ पर कोई एक इमेजिनरी एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट भी ये एक्सिस जो है चारों तरफ घूमती है। और इस गति को, मतलब ये जो लट्टू है ये क्या होता है, किसी एक्सिस के अबाउट घूर्णन गति तो करता ही है, साथ ही साथ ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट के लट्टू घूम रहा है वो भी एक किसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल गति करती है। और ये जो गति करने की स्थिति है इसको हम पुरस्सरण गति या प्रिसिशनल मोशन कहते हैं। किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णन अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के प्रति घूर्णन पुरस्सरण कहलाता है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। प्रिसिशनल मोशन को डिफाइन करो, यानी प्रिसिशनल मोशन इज द मोशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस टू रोटेट अबाउट रोटेशनल एक्सिस ऑफ बॉडी। इसको थोड़ा सा ढंग से एक बार हिंदी में समझा देती हूँ। किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णी अक्ष, मतलब कोई बॉडी है वो घूम रही है तो उसकी एक किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उस एक्सिस का किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट घूर्णन करना हमारा पुरस्सरण गति कहलाता है।
So how you will define precessional motion? Precessional motion is a motion of a body that is rotating about an axis, rotational axis, and that axis is also rotating about an imaginary fixed axis. That motion is called precessional motion. तो अब हम इसका घूमते हुए जो लट्टू है उसकी गति को समझने का प्रयास करेंगे। और हमें ये पता है कि जब भी कोई टॉप जो है वो घूम रहा होता है उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल ही उसके ऊपर एक एक्सटर्नल बाह्य बल है जो उस पर लगता है। इसलिए कोई भी स्पिन करती हुई जो बॉडी है उसकी जो मोशन है उसको हम जायरोस्कोपिक मोशन या घूर्णाक्षस्थापी गति भी कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज जायरोस्कोपिक मोशन, घूर्णाक्षस्थापी गति किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फील देने के लिए एक बार आप इस डायग्राम को देखिए। ये जो लट्टू है, ये लट्टू इस एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एक्सिस है, प्रिसिशनल मोशन कैसे हो रहा है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट लट्टू घूम रहा है, ये एक्सिस भी किसी एक दूसरी एक्सिस, ये वाली एक्सिस हमने दूसरी मान ली, इसके अबाउट गोल गोल गति करता है। यानी ये जो लट्टू है ये यहाँ पर यूं घूमते घूमते साथ ही साथ उसकी जो एक्सिस है वो भी एक गोल गोल गति कर रही है इस वाली एक्सिस के अबाउट, और इसको हम प्रिसिशनल मोशन या पुरस्सरण गति कहते हैं। अब हम इसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें क्या होगा, तो लट्टू को अपने स्वयं के सममित अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से चक्रण करते हुए प्रदर्शित किया गया है। देख लीजिए, आपका ये जो लट्टू है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है स्वयं की एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अच्छा, लट्टू का स्थिर बिंदु O जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर है। हमने पता है उसका जो कीलिक बिंदु है वो ओरिजिन पर स्थित है। किसी भी क्षण कोणीय संवेग J को घूर्णन अक्ष के अनुदिश दिखाया गया है, जहां घूर्णन अक्ष Z अक्ष से थीटा कोण झुकाव लिए हुए है। अब देख लीजिए, किसी भी सेकंड पे जो J है उसकी डायरेक्शन हमारी वही है जो हमारी इस Z0 एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और ये जो Z0 एक्सिस हमने दिखाई है वो Z एक्सिस जो वास्तविक Z अक्ष है उससे थीटा कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट दिखा रखा है जहां से पूरा मास डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नीचे की ओर केंद्रित है। अब यदि घूर्णन करते हुए पिंड पर कोई ऐसा बल आघूर्ण आरोपित करें जिसकी दिशा पिंड की घूर्णन अक्ष के लंबवत हो, तो पिंड को घूमने की दर तो नियत बनी रहती है, परंतु घूर्णन अक्ष की दिशा निरंतर बदलती रहेगी। अब क्या कर रहा जा रहा है इस स्थिति में, इस मोशन में क्या होता है कि कोई जो ऐसा कोई बॉडी अगर जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, उस पर कोई एक बल आघूर्ण लगा दे, ठीक है, उसको साइड से कोई धक्का लगाना शुरू कर दे, तो उस कारण से क्या होता है, और वो धक्का कैसा लगना चाहिए, बल आघूर्ण कैसा आरोपित होना चाहिए, उसकी दिशा जो है वो घूर्णन अक्ष के लंबवत हो। अगर उसकी दिशा जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाए। अब कैसे हो रहा है फोर्स लगना शुरू, जैसे ये बॉडी अपने घूम रही है, अब हमने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलरली यूं फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो इसकी मैग्नीट्यूड को तो बदल नहीं सकता, वास्तविक रूप में तो उसके परिमाण को तो बदल नहीं सकता वो, लेकिन उसकी दिशा को वो लगातार बदल सकता है। तो हम इसको इस वाले में देखेंगे, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को लगातार इसकी दिशा को परिवर्तित करता रहेगा। अब परिमाण ना बदले और दिशा लगातार बदलती रहे, ऐसा हमने देख रखा है कि वृत्ताकार गति में सर्कुलर मोशन में होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक सर्कुलर मोशन करने लगता है, और अगर हम उसको पूरे बॉडी के हिसाब से देखें तो हमें लगता है वो किसी एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू हो जाता है।
तब पिंड के घूमने की दर तो नियत बनी रहती है, परंतु घूर्णन अक्ष की दिशा निरंतर बदलती है। परिणाम स्वरूप घूर्णन अक्ष स्वयं घूमने लग जाती है और घूर्णन अक्ष के इस प्रकार z अक्ष के चारों ओर की गति को ही हम पुरस्सरण गति कहते हैं। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुरुत्व भार की बात करी थी, उसकी बात हम कर लेते हैं कि जी जो है वो हमने चित्र में देखा था द्रव्यमान केंद्र है और मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश r है। तो अब जो लट्टू है उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। एक तो ये कि उसका द्रव्यमान केंद्र जी पर उसका जो भार mg है वो नीचे की ओर लग रहा है तथा प्रतिक्रिया बल उसके कीलक बिंदु O से ऊपर की ओर लगता है। तो जो रिएक्टिव फोर्स है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? रिएक्टिव फोर्स उसका ऊपर की ओर, इस क्योंकि यहीं से वो है कांटेक्ट में, तो इससे अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर की ओर लगना शुरू हो जाता है। इस बल के कोई आघूर्ण नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आघूर्ण निभुज शून्य है, ओरिजिन पर ही स्थित है, जबकि mg के कारण O के प्रति बल आघूर्ण कार्य करेगा। लेकिन mg जो है वो हमारा ओरिजिन पर स्थित नहीं है, वो G बिंदु पर स्थित है, तो इसलिए वहां पर कोई टॉर्क होगा, है ना। तो रिएक्टिव फोर्स के कारण तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, लेकिन उसके जो ये बल है, भार है, वो G पर स्थित है, उसके कारण एक बल आघूर्ण कार्य करने लग जाता है। तो भार mg और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश r के सापेक्ष सदिश गुणनफल से बल आघूर्ण टो हम निकाल सकते हैं। तो टो हमारा क्या हो जाएगा? टो हमारा हो जाएगा m×g, तो ये हो गया, और r हमारा ये दूरी हो गई। तो इससे हम टो का मान निकाल सकते हैं, बल आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो टो हमारा क्या हो जाएगा? टो हो जाएगा r×mg, है ना। r×f होता है, तो f हमारा बल यहाँ पर m×g है, तो m×g लगा दिया। अब हम इसको खोल के लिखें तो r_mg sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। इस बल आघूर्ण की दिशा r व mg के लंबवत होगी। ऑब्वियस है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये लंबवत दिशा में होगा। अब हम देखते हैं जिस तल में r और mg दोनों स्थिति सदिश है, उसी तल में j भी स्थित है। अब देख लीजिए आपका जो ये है, इसमें r और mg जिस प्लेन में लाया करते हैं उसी प्लेन में j भी, j की डायरेक्शन ये, j भी उसी प्लेन में लाया कर रहा है, इसमें इस वाले प्लेन में, ये जो yz प्लेन बन रहा है इसके अंदर ही लाया कर रहा है। अब इस तल के लंबवत तल में बल आघूर्ण लगना है, तो क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण इसके लंबवत तल में लगेगा तो इस दिशा में लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये यूं करके यूं शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? टो और जे तो जो बल आघूर्ण है वो जे के भी लंबवत होगा और इस कारण से लट्टू एक प्रिसिशनल मोशन करना शुरू कर देता है। प्रिसिशनल तो यानी ये जो बल आघूर्ण है ये क्या कर रहा है? ये बल आघूर्ण हमारे जे की दिशा में परिवर्तन ला रहा है। उसका परिमाण नहीं बदलता, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है और वो घूमना शुरू हो जाती है एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट। अब किसी समय अंतराल dt में लट्टू के कोणीय संवेग में अगर परिवर्तन dj हो, तो हम बल आघूर्ण का मान हमें पता है dj/dt, टो बराबर dj/dt के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ dj जो है वो कोणीय संवेग में परिवर्तन है और dt हमारा समय अंतराल है और टो उसका बल आघूर्ण है। अब यहाँ dj जो है वो लट्टू पर लगने वाले बल आघूर्ण के समानांतर होगा, है ना। तो dj जो है इसकी जो दिशा है वो j की दिशा के लंबवत हो जाएगी, है ना। तो dt समय अंतराल के बाद क्या हो जाएगा? समय अंतराल के पश्चात निकाय का कोणीय संवेग पूर्ण कोणीय संवेग j तथा परिवर्तन dj के योग के तुल्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इस कारण से दोनों की दिशा लंबवत होने के कारण निकाय का कुल कोणीय संवेग इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन j के परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, तो परिमाण में परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो परिणामी कोणीय संवेग है
उसमें अगर आप डीजे को ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड में तो बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ने के कारण इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। तो अतः कोणीय संवेग जे का सिरा क्षैतिज तल में एक वृत्त का ट्रेस करना शुरू कर देता है। तो यानी क्या होगा, जे जो है बल आघूर्ण लगने के कारण उसका परिमाण तो नहीं बदल रहा, तो वो रहेगा तो उसी जगह पे उसकी पोजीशन, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलने के कारण वो एक वृत्ताकार गति करना शुरू हो जाता है। और ये लट्टू के घूर्णन अक्ष के संपाती ही रहता है। अतः लट्टू की घूर्णन अक्ष स्वतः ही सममित अक्ष अर्थात z अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। और अगर हम इसका पूरे मोशन को अगर हम एक बार व्यू करें तो हमारे को एक शंकु के आकार की यानी कोनिकल शेप हमारे को मिलता है। तो वो क्या करती है, एक एरिया स्वैप्ट करती है जो कि कोनिकल शेप का होता है और उसका जो वर्टेक्स है या शीर्ष है वो O बिंदु पर स्थित रहता है। ये हमारी पुरस्सरण गति कहलाती है और इस कारण से ये पैदा होती है, बल आघूर्ण लगने के कारण। बल आघूर्ण किस कारण से लगा, उसके भार के कारण लगा, ठीक है। और भार के कारण लगता है, लेकिन भार का जो रिएक्टेंट प्रतिक्रिया बल है उसके कारण कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, इसी से ये पुरस्सरण गति पैदा होती है। अब हम पुरस्सरण गति की दर निकाल लेते हैं। तो हम दर कैसे निकालेंगे कि क्षैतिज तल में जे का सिरा जे साइन थीटा का वृत्त बनाता है ना। ये देख लीजिए ऊपर आपके जो डायग्राम है उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। जे की दिशा ये है ना, और ये थीटा है, तो ये जे साइन थीटा का एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और उसी का सर्कुलर मोशन ये कर पाता है। तो यदि dt समय में इस वृत्त का त्रिज्य सदिश d फाई से घूम जाता है, तो अब वो क्या, मान लो dt समय में वो इतना घूम गया, तो d फाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, dj मैग्नीट्यूड ऑफ dj अपॉन j साइन थीटा, ठीक है। तो पुरस्सरण गति का कोणीय वेग जो है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस प्रेसिशनल मोशन विल बी ओमेगा, p लिख लेते हैं उसको, तो वो d फाई बाई dt होगी, क्योंकि जिस एंगल से घूम रहा है उससे उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। d फाई का मान हम रख देते हैं इसके अंदर। अब मान हमें पता है dj बाई dt टो के बराबर होता है, टो लिख दिया। अच्छा, टो हम पहले निकाल चुके हैं mgr साइन थीटा, तो mgr साइन थीटा लिख दिया। साइन थीटा गेट्स कैंसिल, तो ओमेगा p का मान mgr बटा j होता है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये कोणीय वेग आ गया। तो इसको हम पुरस्सरण दर की हम ये कह सकते हैं कि जो पुरस्सरण की दर होती है या रेट ऑफ प्रिसिशन होती है, वो घूर्णन करते हुए लट्टू के कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे जैसे चक्रण करते हुए लट्टू के वेग का घर्षण आदि से मंदन होता है, मतलब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी किसी भी कारण से, फ्रिक्शन के कारण से, वैसे वैसे उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम घटता जाएगा। एंगुलर मोमेंटम घटता जाएगा, उतनी ही उसकी स्पिन करने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब वो लट्टू घूम रहा होता है तो वो एक कांस्टेंट सी वेलोसिटी से घूम रहा होता है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन के कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, तो वो उतना ही तेजी से स्पिन करता हुआ, मतलब जब वो गिरने वाला होता है उससे जस्ट पहले उसकी स्पिनिंग बहुत फास्ट होती है ना। तो ये इस तरीके से, तो अब समीकरण 3 के अनुसार हमने जो ये इसमें समीकरण 3 के हिसाब से टो लिख सकते हैं, ओमेगा पी जे साइन थीटा लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख लिया। और इसको हम ओमेगा पी क्रॉस जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा जो है ओमेगा पी और जे के बीच का संबंध है। अब ये जो प्रेसिशनल मोशन है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसी चीज़ को हम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के अंदर भी, परमाणुीय कणों में, मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर भी ये प्रेसिशनल मोशन का पढ़ सकते हैं।
जिस प्रकार गति करते हुए लट्टू आकाश में शंकु के आकार की आवृत्ति प्रसर्पित करते हैं, लट्टू की तरह परमाणुीय कणों में भी एक नैज कोणीय संवेग होता है। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ रखा है, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो हर एक पार्टिकल में, एटॉमिक पार्टिकल में होता है। तो इस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के कारण ये जो है इन पार्टिकल्स में एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अब क्या होता है कि जब हम ऐसे पार्टिकल्स का अगर हम वो स्पिन कर रहे हैं, उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, उन पर एक एक्सटर्नल बल आघूर्ण कार्य करता है, टॉर्क काम करने लगता है। और इस टॉर्क के कारण क्या होता है, भाई खुद तो वो अपने एक्सिस के कारण के ऊपर स्पिन कर ही रहे हैं, और एक्सटर्नल टॉर्क के कारण वो एक पुरस्सरण गति या प्रिसिशनल मोशन भी करने लगते हैं। तो ये जो प्रिसिशनल मोशन है एटॉमिक पार्टिकल्स की, वो भी हम ठीक उसी प्रकार से समझा सकते हैं जैसे हम स्पिनिंग टॉप की मूवमेंट को या गति को, मोशन को समझाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ अंतर ये है कि वहां पर हमारा गुरुत्वीय बल के कारण एक टॉर्क पैदा हो रहा था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक टॉर्क लगने लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, टो बराबर म्यू क्रॉस बी होता है, या टो बराबर म्यू बी साइन थीटा के फॉर्म में हम उसको टॉर्क को लिख सकते हैं। जहाँ म्यू जो है वो हमारा क्या, चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बी हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा उन दोनों के मध्य कोण है। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है उस पार्टिकल को, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक एंगुलर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो उसको अपने एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, इस बल आघूर्ण के लगने के कारण वो जो एक्सिस है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो एक्सिस है उसके अबाउट वो एक सर्कुलर मोशन करने लगता है, ठीक है। और ये दोनों मोशन मिलके हमारी प्रिसिशनल मोशन क्रिएट कर देती है। तो ठीक पहले जैसे हमने कहा था, टो जो होता है वो dj बाई dt होता है, तो टो को हम ओमेगा क्रॉस b के फॉर्म में लिख लें, तो ये बराबर dj बाई dt होता है। अब किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए म्यू जो है वो हमारा j के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसको हम म्यू बराबर गामा j से डिनोट करते हैं, जहाँ गामा जो है वो मैग्नेटिक मैकेनिकल रेशियो भी कहलाता है, चुंबकीय यांत्रिक अनुपात, और इसका मान है एक निश्चित। इलेक्ट्रॉन के लिए वो E/m/c के बराबर होता है, जहाँ E जो है वो उसका आवेश है इलेक्ट्रॉन का, और c प्रकाश का वेग है, तो उससे हम गामा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान अगर हम यहाँ रखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, dj बाई dt बराबर गामा j क्रॉस b के फॉर्म में बन जाता है। अब अगर हम b को कोई एक निश्चित दिशा दे दे, जैसे z एक्सिस दे दी, तो b को हम b इंटू k यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dj बाई dt बराबर गामा, और इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, क्योंकि हमने z एक्सिस लगाया है तो बाकी दो जीरो कर दिए, और यहाँ हमने b लिख दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है। तो हमारे पास अगर हम इसके तीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास जो dj बाई dt का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से हमारे को मिल जाता है। ऐसे ही इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्म तीनों दो बार डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन का फॉर्म आ जाता है। अब इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं, ये क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये j0 sin ओमेगा t, j0 cos ओमेगा t और jz इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, j जो है वो हमारा
jx² प्लस jy² इज इक्वल्स टू j0 स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसमें हमने क्या करा है, djz/dt पहले निकाला है, उसको सिंप्लीफाई कर लिया और फिर उसके बाद उसको पुनः अवकलन करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और फिर उसके सॉल्यूशंस निकाले। अगर हम उसका सॉल्यूशन को देखें तो वो भी j जो है वो एक सर्कल की रचना करता है जो कि xy प्लेन में आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो पुरस्सरण गति है वो xy प्लेन के अलोंग होगी और उसकी जो कोणीय गति की जो आवृत्ति है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा बराबर गामा बी से डिनोट की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, कोई भी एटॉमिक पार्टिकल जो है अगर उस पार्टिकल को किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर उसकी जो मोशन है वो भी एक स्पिनिंग करते हुए लट्टू के जैसे घूमते हुए चक्रण करते हुए लट्टू के समान ही होगी और उसके ऊपर जो नेसेसरी उसको घुमाने के लिए जो नेसेसरी टॉर्क है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 शुरू करेंगे। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।